ये कल जो हम बात कर रहे थे मानव चक्र के अंदर। अब ये पेज नंबर तो ख़ैर थोड़ा आगे पीछे हो जाएगा। भौतिकवादी निषेध के एक काल की और उसके परिणामस्वरूप आर्थिक बर्बरता के आरंभ की आवश्यकता। यह सच है कि विज्ञान की पहली प्रवृत्तियां जड़वादी रही हैं और इसकी असंदिग्ध सफलताएं भौतिक विश्व, शरीर एवं भौतिक जीवन के ज्ञान तक ही सीमित रही हैं। परंतु ये जड़वाद शरीर के साथ आत्मा की एकाकारता के पुराने रूप से सर्वथा भिन्न है। इसकी प्रकट प्रवृत्तियां चाहे कुछ भी रही हों, वस्तुतः यह मनोमय सत्ता अर्थात मानव की एवं बुद्धि की सर्वोपरि श्रेष्ठता को स्वीकार करने वाला अवश्य रहा है। अपने स्वभाव मात्र में विज्ञान ज्ञान है, बौद्धिकता है और इसका संपूर्ण कार्य रहा है मन का प्राण और जड़ तत्व को जानने, विजित करने और आधिपत्य करने के लिए अपनी दृष्टि अपने प्राणमय और भौतिक ढांचे और परिवेश पर डालने की। ये इसकी प्रवृत्ति है विज्ञान की। वैज्ञानिक वह चिंतनशील मानव है जो जड़ प्रकृति की शक्तियों का ज्ञान प्राप्त करके उन पर विजय प्राप्त कर रहा है। प्राण और जड़ तत्व आखिर हमारी आधार भूमि, हमारा निम्नतर आधार हैं और उनकी प्रक्रियाओं का, उनकी ठीक-ठीक संभावनाओं का ज्ञान एवं मानव को ये जो सुअवसर प्रदान करते हैं, उनका ज्ञान प्राप्त करना, उस ज्ञान का एक भाग है, जो इनका अतिक्रमण करने के लिए आवश्यक है। प्राण और शरीर का अतिक्रमण अवश्य करना है, परंतु उनका उपयोग करना और उन्हें पूर्ण भी बनाना है। जब तक हम अतिभौतिक प्रकृति के नियमों और संभावनाओं को नहीं जानते, तब तक न तो भौतिक प्रकृति के नियमों को और न ही संभावनाओं को पूरी तरह से जाना जा सकता है। नहीं तो इस पृथ्वी का कोई अर्थ नहीं निकलता। ये हो क्या रहा है ये? कि बस एक कहीं से ये ग्लोब बन गया जिसके अंदर ये थोड़े चराचर जीव बन गए, जिसका निरुद्देश्य कोई निरर्थक और ये क्या है सुप्रीम रियलिटी? कहाँ हैं हम? बात क्या है ये? व्यक्ति सेफ मतलब ऐसे कैसे सुखद तरीके से बैठा रह सकता है इन प्रश्नों के बिना? ये प्रश्न तो उठने ही चाहिए, मूलभूत तरीके से। इसलिए नए विज्ञान का विकास और पुराने मानसिक और मनोवैज्ञानिक विज्ञानों की पुनः प्राप्ति को हमारे भौतिक ज्ञान की पूर्णता के प्रत्युत्तर स्वरूप आना होगा और वह नया युग पहले से ही हमारे लिए शुरू हो रहा है। परंतु भौतिक विज्ञानों की पूर्णता प्रथम आवश्यकता थी। भई आपका ग्राउंड तैयार हो, इसके लिए और ये बात नहीं है कि भारत ने कोई इसकी उपेक्षा करी, कि भारत ने कहा कि मेरे को भौतिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। इनफैक्ट यहाँ भौतिक प्रकृति के ऊपर जितना आधिपत्य है, वहाँ तो भई यहाँ जितनी भी सारी चीज़ें हमने पैदा करी हैं, वहाँ तो हज़ार-हज़ार वर्ष बाद में तो उनको सेंस आया है कि ये भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये हम मान बैठे हैं कि भी भारत इनसे मुँह मोड़ लेता है, ऐसी बात नहीं है। पूर्ण आध्यात्मिकता मुँह नहीं मोड़ती, इनफैक्ट पूर्ण बनाती है इनको। क्योंकि ये कह रहे हैं अति भौतिक जो है, सुप्रा फिज़िकल है, वो जाने बिना फिज़िकल का कोई महत्व ही नहीं है। आप इसलिए कोई आर्बिट्रेरी यूँ ईंटों से ये नहीं बना, ब्रिक्स ऑफ चांस ये ये है ना, इसमें है क्या सावित्री में? सावित्री की है ये। दिस वर्ल्ड वाज़ नॉट बिल्ट विथ रैंडम ब्रिक्स ऑफ चांस। यूँ ही बन गया, ये नहीं है ये। ये तो वर्ल्ड बिल्ट बाय ए कॉन्शियस पावर, एक सचेतन शक्ति ने बनाया है। क्या कह रहे हैं? ए वास्ट इंटेंशन हैज़ ब्रॉट टू सोल्स क्लोज एंड लव एंड डेथ कंस्पायर टुवर्ड्स वन ग्रेट एंड। मतलब दोनों कोशिश कर रहे हैं ये, लव एंड डेथ।
For out of danger and pain, heaven bliss shall come. Time's unforeseen event, God's secret plan. This world was not built with random bricks of chance. A blind God is not destiny's architect. A conscious power has drawn the plan of life. लाइफ का प्लान एक कॉन्शियस पावर ने ड्रॉ किया है, और जिसको आप नियति कहते हैं। नियति मतलब आपने एक प्लान बनाया है, एक ब्लूप्रिंट बनाया है, मेरे को मकान ऐसा बनाना है, हूबहू बहू ऐसा बना रहे हो, क्योंकि प्लान बनाया है। इसमें नियति इसलिए है क्योंकि माँ सीरियसली ले रही है इस जगत को। देयर इज ए मीनिंग इन ईच कर्व एंड लाइन। इट इज एन आर्किटेक्चर हाई एंड ग्रांड by many named and nameless masons built, in which unseeing hands obey the unseen. Unseeing hands, हमारे हाथ देखते नहीं कि वो किसको, फिर भी मूव्ड है, चल रहे हैं, चल उसी के प्लान में। अनसीइंग, इनको बेचारों को पता नहीं। आपकी ऊंची से ऊंची एस्पिरेशन, आपकी ऊंचे से ऊंचा ये वो, कुल मिला के काम वही कर रहे हैं। एंड ऑफ इट्स मास्टर बिल्डर्स शी इज वन। सावित्री के लिए कह रहे हैं कि उसकी क्यों गड़बड़ हो रही थी वो, तो कहा इसके मास्टर बिल्डर्स, इस जगत के बिल्डर, मास्टर बिल्डर्स के अंदर ये भी एक है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, भौतिक विज्ञानों की पूर्णता प्रथम आवश्यकता थी। मन के शिक्षण के लिए इसे प्रथम क्षेत्र बनना था। इसलिए मैं आपकी तैयारी की बात करता हूं, बार बार जो तैयारी की बात कर रहा हूं। अगर आप इसके अंदर नहीं अपने आप को इस काल से गुजार सकते, तो आप किसी भी फंडामेंटल गंभीर चीज के लिए तैयार ही नहीं रहोगे। आपका पात्र बिखर जाएगा, कोई अच्छी चीज आपके पास आएगी नहीं। मैं बहुत लंबे समय से कह रहा हूं, पर इसका परिणाम तो अभी तक मिला नहीं। इस आशा से मैं कहता हूं कि शायद कोई दिन आपके कुछ हो जाए। मन के शिक्षण के लिए इसे प्रथम क्षेत्र बनना था, ताकि वह प्रकृति का ज्ञान प्राप्त करने का नया प्रयास कर सके तथा मनुष्य संसार को अधिकृत कर सके। क्योंकि मनुष्य जाति पशुता से आ रही है। इसके अंदर ये पूरे यज्ञ को किया जा सके, एक स्ट्रक्चर तैयार हो, इसके लिए कि जीवन सिक्योर हो सके। पशु के अंदर जीवन सिक्योर नहीं हुआ है अभी। यहां सारा प्रयास जीवन को निगल जाने का है, खत्म करने का है। मृत्यु आपके बिल्कुल कान के पास आवाज करती रहती है। मृत्यु साथ में खड़ी है। जीवन सिक्योर कैसे हो? अगर पशु के इस स्तर पे रहे, जिसको एक दूसरे को मार के खा लेता है, बेचारा सारे समय शंकित रहता है। एक जो है पशु किसी दूसरे का भक्षण है, भोजन है वो, तो वो सारे समय तो अपने बचाव के अंदर लगा रहे, तो फिर बाद में कोई यहाँ डिवाइन लाइफ की या हायर किसी चीज की दिव्यता की तो कोई बात नहीं हो सकती। तो इसके लिए पहले जीवन को एकदम सिक्योर किया जाए, ये बिल्कुल सही मूवमेंट है। इसमें ये मूवमेंट गलत नहीं है, ये तो, और श्री अरविंद ही बता रहे हैं इस बात को। ये सारी बातें श्री अरविंद बता रहे हैं। और दूसरे, हाँ, आध्यात्मिकता के अंदर गहन प्रवेश है, पर मानसिक रूप से उसका चित्रण किसी ने नहीं किया इस दृष्टिकोण से। जो लोग जा रहे हैं डीपली अपनी साधनाओं में और में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है वो, पर मुद्दा लिमिटेड है कि ये उनके ये बात समझ में आ गई, अनित्य संसार है, निकल भागो। उस बात में है वो बिल्कुल ठीक एक स्तर के ऊपर, क्योंकि दूसरे तो इसी जगत में से कुछ बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि सावित्री कह रही है ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव। इसकी जो, ये जो वर्ल्ड आपको दे सकता है, पर इस बात तक तो हम आ नहीं रहे, और फिर बाद में ये क्या कह रहे हैं, ऑल इज टू लिटिल दैट द वर्ल्ड कैन गिव, इट्स पावर एंड नॉलेज आर द गिफ्ट्स ऑफ टाइम एंड कैनॉट फिल द स्पिरिट सेक्रेड थर्स्ट। ये जो शक्ति और नॉलेज आपको प्रदान करती है, जिसमें आपके सारे योग आ गए, योग की सिद्धियां आ गई, ये सब ये जगत आपको प्रदान कर सकता है,
पर स्पिरिट की सेक्रेट थर्स्ट है, उसको क्वेंच नहीं कर सकता। वो तो कोई दूसरी चीज है, वो किसी में अराइज हो जाए उसको दीक्षित बोलते हैं, अराइज नहीं होती, इसी के अंदर व्यक्ति घूमता रहता है। आप योग कर सकते हो, अष्टांग योग कर सकते हो, जिसको सो कॉल्ड योग कह रहे हैं, और खूब उसके अंदर आपकी सिद्धि, भई ये तो सिद्ध हो चुके। और ये जो कह रहे हैं परस्यूट ऑफ द अननोएबल, ये एक अवस्था दूसरी है ये। ये किसी को समझाया नहीं जा सकता इसको। तो यहाँ ये चीज़ बहुत ज़रूरी थी, ये ग्राउंड तैयार करना। इसलिए हम ये लाइफ डिवाइन में बात करके आ रहे थे कि इसने जो महान सेवा की, वो पेज की मतलब, जो महान सेवा इसने करी आपके बौद्धिक काल ने, तर्क बुद्धि ने, मनुष्य जाति की। अपने निषेधात्मक कार्य में भी विज्ञान के जड़वाद को एक काम करना था, जो मानव। भैया, यहाँ जो हाँ, बात हो रही है भौतिक विज्ञानों की पूर्णता प्रथम आवश्यकता थी, हुँ, तो ये भौतिक विज्ञान क्या पूर्णता प्राप्त कर लिया है? सिक्योर ग्राउंड आपको दिया है। अभी जैसे? जीवन इनसिक्योर नहीं है। पशु का जो जीवन इनसिक्योर है, पहले जो लोग ठंडे इलाकों के अंदर गए, वो तो बेचारे 6-6, 8-8 महीने लकड़ियाँ जला के रहते थे। पहनने को कपड़े नहीं, खाने को सिक्योर भोजन नहीं, खेती आती नहीं। ये सारे सिस्टम डेवलप करना, साधन, संसाधन, आवागमन, भावना को प्रकट करना, किस तरीके से अपने भावों को प्रकट करें, वो भाषाएँ नहीं थी, वो चीज़ें कल्टीवेट नहीं हुई थी। उनका विज्ञान क्या हो सकता है? कागज़ नहीं था। आप अपनी बातों को लिखो तो उनको कैसे आगे तक रखो। जो-जो चीज़ें ज़रूरी थी वो, तो पूर्णता इन द सेंस, पूर्णता तो कभी, मास्टरी तो आपके भीतर से होगी इसके ऊपर, पर आपको एक सिक्योर ग्राउंड इसने प्रदान कर दिया। पशुओं के पास कोई टेक्नोलॉजी थोड़ी है, मनुष्य ने डेवलप करी है ये, कि जीवन, कि भई अब इतना है। हाँ, मनुष्य की प्राणिक प्रकृति यहाँ तक ले आई, आपको एक्सटिंक्शन की कगार के ऊपर ले आई। मानव कामना और ग्रीड, सेल्फिशनेस, ये यहाँ तक ले आई कि आप आप ही इस सारे को खत्म कर बैठो, पर वो एक अलग बात है। पर कम से कम जहाँ तक जीवन को यहाँ परिरक्षण की बात है, तो अब ये नहीं कि इनके फ़ॉसिल फ्यूल ये खत्म हो जाएँगे तो इससे नहीं। ये धीरे-धीरे, धीरे-धीरे अपनी व्यवस्था की, भई ये नहीं होगा तो अभी इससे हम कर लेंगे, और ये मूवमेंट रुक नहीं सकता। आप विचार करके कि भी भोजन की व्यवस्था वो ये कर रहे हैं। व्यक्ति के जीवन को बिल्कुल सुखद बनाना, उसको सिक्योर करना, उसकी पूर्णता तो एक स्तर पे है ही, वो तो हो ही गई। ये थोड़ी कि सारे जने कपड़ा बुनने की परेशानी उठा रहे हैं या सारे के सारे खेती कर रहे हैं। ना, नहीं तो पहले सारे खेती करो, सब अपना बनाओ, खाओ, और दूसरी चीज़ों के लिए। भई ये अपना समय, अगर मनुष्य जाति आज इस पोज़ीशन में है, अगर इसमें थोड़ी अकल आ जाए, तो कुछ लोग प्रोड्यूस करके दूसरों के लिए बिल्कुल फ्री समय छोड़ सकते हैं कि वो डीपर परस्यूट में चले जाएँ। ये तो सुन के हँसी और आती है या एक कल्पना सी लगती है, पर ये असंभव चीज़ नहीं है कि सारे लोग डीपर परस्यूट में जा रहे हैं, डीपर चीज़ें हैं, वो तैयारी कर रहे हैं। सारों को ये काम करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये पूर्णता तो विज्ञान ने दे ही दी कि सारों को मिल जाएगी, इसमें कोई सारों को खेती में लगने की, सारों को कपड़ा प्रोड्यूस करने की, सारों को ज़रूरत ही नहीं है। तो जीवन को सिक्योर करने के लिए जो-जो चीज़ें ज़रूरी थी, नहीं तो ठंड से ही मर जाओ आप, भौतिक भौतिक रूप से ही कैसे? या पानी आपके इतना आ जाए, या भौतिक आपदाएँ हैं, वो आपको कैसे मीट करो उनको? तो एक ग्राउंड आपको मिला है कि भई आपको, आप इसके अंदर अपने आप को परिरक्षित रख सकते हैं, और उसमें आप थोड़ा-सा, आपको एक स्थान दिया है, एक-दूसरे से बातचीत।
जो स्थान के डिस्टेंस के बैरियर हैं वो टूटे हैं, ट्रैवल फास्ट हो गई। ये बैरियर नहीं टूटे तो एक दूसरी संस्कृति से आदान-प्रदान कैसे हो? वैचारिक आदान-प्रदान कैसे कर सकते हो आप? फिर तो आप अपने ही एक दायरे में भारत के अंदर अटका रहे। इसीलिए ये आदान-प्रदान संभव हो सके, आक्रमण, नहीं तो ये क्यों जाएँ भई? क्या आफ़त आ रही है इनके वहाँ जाने की? मेरे घर के अंदर सारी सब्जियाँ उग रही, सब क्यों आए मेरे पास कोई? न मैं किसी को चाहता। तो व्यवस्था ऐसी है कि सारे लोग आ गए हैं, सब यहीं ट्रेस करते आ रहे, सारे धर्म आ गए, सारी संस्कृतियाँ आ गई। सबको यहाँ का प्रभाव मिला और यहाँ से प्रभाव लेके गए। तो पूर्णता मतलब कोई हाँ, इस ओर चल भी रही। ये प्रयास आगे आना चाहिए। जीवन को कैसे लंबाया जाना चाहिए, इस ओर ज़रूरी है मूवमेंट। हाँ, इसके अंदर ये 150 साल निकाल देते हैं। मूर्खताओं में तो एक अलग बात है क्योंकि हम एक मूर्खता से सीखते हैं, फिर कुछ मॉडिफ़िकेशन करते हैं। समझदार व्यक्ति पहले विचार में देख लेता है कि यार ये तो अल्टीमेटली यहाँ लेके जाएगा। पूर्णता इस सेंस में पूर्णता। बाकी तो दिव्य जीवन आ सके, आप साइकिक के पीछे जा सकें, उसके लिए जीवन लंबा चाहिए भई। आपका लाइफ स्पान हो छोटा-सा, ये प्रक्रियाएँ तो नहीं करी जा सकती। अगर दिव्य जीवन आना है तो ये काम होना है, ये होना ही चाहिए। तो जो लोग इस भाव से भावित होके और इसमें प्रवेश करेंगे विज्ञान में और में बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, क्या गलती है? भारत को बचे रहना है इसलिए उसकी सैन्य शक्ति है, सुदृढ़ होनी चाहिए, उसके लिए जो ज़रूरी है वो होना चाहिए, तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, क्या दिक्कत है? इसमें दिक्कत नहीं है इस बात में। हाँ, पर उसका भोग आपकी सेल्फिशनेस लगाए, वो सारे को दूषित कर देती है। और उसके कारण से जो काम शुरू करते हो, वो सारे दूषित हैं, विचार में ही दूषित हैं। इसलिए महान सेवा करी, बौद्धिक युग ने बहुत महान सेवा करी, नहीं तो आगे का यज्ञ नहीं हो सकता मनुष्य जाति का। ठीक है विवेक? हाँ भैया। ये पीछे का बैकग्राउंड आप देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। तो न कर सके तथा मनुष्य संसार को अधिकृत कर सके। अपने निषेधात्मक कार्य में भी विज्ञान के जड़वाद को एक काम करना था, जो मानव मन के लिए अंत में जड़वाद के अतिक्रमण में लाभप्रद सिद्ध होगी। जो मानव मन के लिए ये लास्ट में अतिक्रमण, क्योंकि आपको ये अभी वर्तमान के लिए है भई, मेरे को ये पर्सपेक्टिव, इस दृष्टिकोण से तो आप विज्ञान को बता दो कि तेरा ये स्थान है। परंतु विज्ञान ने अपनी विजयी भौतिकवाद की समृद्धि की मत्तता के काल में दर्शन शास्त्र को तुच्छ समझा और उसे किनारे कर दिया। इसकी प्रधानता ने प्रत्यक्षवादी और व्यावहारिक रुख अपनाने पर काव्य और कला की, ये तो कल हम कर ही चुके हैं बातें, कि भावना को निरुत्साहित किया और उन्हें जो प्रमुख स्थान संस्कृति में प्राप्त था, उससे उन्हें च्युत कर दिया। एक समय क्या होता है, इतना कोलाहल होता है कि आप जो अच्छा है और है, कहते एक बार सारों को बाहर निकाल दो। एक बार इस कमरे को बिल्कुल डिसइन्फेक्ट करते हैं, अच्छी-बुरी जो भी चीज़ें हैं बाद में देख लेंगे। एक बार तो सब बाहर निकालो। तो इसमें कई सी चीज़ें रही, इसलिए इसने क्या किया, इसमें जो ये आपकी साइकोलॉजिकल चीज़ें थी, डीपर चीज़ें थी, इनको भी झाड़ के बाहर कर दिया। काव्य के ह्रास और पतन का युग आरंभ हो गया। उसने छंदबद्ध गद्य का रूप और लय ग्रहण कर लिया। देखिए, ये आप कोई भी एक सूत्र अपनाएँगे, कितना भी उस समय आपको निरापद लगता हो, इसका ये अवश्यंभावी परिणाम है। आप काव्य को और इसको पकड़ोगे एकांगी रूप से तो दूसरी चीज़ है, वो इसको पीछे खींच लेगी, नीचे गिरा देगी। दूसरी चीज़ को पकड़ोगे, इसको नीचे खींच लेगी, तीसरी को पकड़ोगे, इनको नीचे खींच लेगी। अभी तो ये कोई बात ही नहीं बता रहा। अभी तो चर्चा का भी विषय नहीं है कि आपके ये भाग होते हैं क्या? तो इनका समीकरण सही कौन-सा है मेरे बीइंग में और कोई पर्टिकुलर संस्कृति है उसके बीइंग में।
उसको कितना काव्य करना चाहिए, कितना उसको संगीत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन-सा काम करना चाहिए, विज्ञान को कितनी छूट देनी चाहिए, कितने स्तर तक, ये सारे प्रश्न, क्योंकि अगर आपको ये प्रज्ञा न हो, तो एकांगिता तो होगी ही, उससे आप अपने आप को बचा नहीं सकते। उसमें गिरने से आप नहीं बचा सकते। तो ये समझ केवल डीपर इंट्यूशन है वो देती है। इसके प्रति जो निष्ठावान है वो है भारत। इसलिए भारत को श्री अरविंद तो साफ-साफ कह रहे हैं, नया धर्म प्रदान करना पड़ेगा विश्व को, नया सनातन धर्म जो जो चला आ रहा है उसको आज की भाषा के अंदर सामने देना पड़ेगा। जो विश्व की सारी समस्याएँ हैं, उसको एम्ब्रेस करे। विज्ञान की समस्या है, व्यक्ति-व्यक्ति के बीच की समस्याएँ हैं, इसलिए मानव जाति का एकीकरण, राष्ट्रों का एक समूह जिसके अंदर ये बदतमीज़ियाँ ना हो, कि कोई भी राष्ट्र उठा न्यूक्लियर किसी के ऊपर दागने शुरू कर दिए, ये कोई सभ्यता की बातें हैं क्या? ये राष्ट्र के बारे में भी नहीं है, दिव्य जीवन भी नहीं आ सकता इस तरीके से। अगर यहाँ डिवाइन लाइफ़ की बात करनी है, तो मनुष्य जाति को कम से कम परिवार की जैसे, एक सेन समझदार परिवार की जैसे रहना, और उसके अंदर जो अपनी जो क्षमताएँ हैं, उसको फ्रीली एक्सप्रेस करना, जिसमें एक समुदाय है, एक समाज है, सब फ्री होंगे। सच्ची फ्रीडम तब होगी, एक एक इंडिविजुअल भी एकदम फ्री होगा, सारे राष्ट्र फ्री होंगे, सारे एक एक वि अब ये तो एक कल्पना की सी बात लगती है, क्या ऐसा हो सकता है? निश्चित हो सकता है, पर तब तक नहीं हो सकता, आप श्री अरबिंदो को जब तक ये बात नहीं समझ सकते और इसको प्रदान करने के लिए सामने नहीं आते, ये प्रदान करने के लिए यदि आप अपनी निम्न सत्ता के अंदर व्यवहार करते हो, तो इसकी कल्पना छोड़ दीजिए। बातें तो होती आई है, ये तो पॉलिटिकल भी अच्छी बातें लगती है, भारत विश्व गुरु होगा, योग दिवस मना लिया गया है, ये दिवस मना लिया गया है। इस ओर मूलभूत कदम तो होगा नहीं। तो ह्रास और पतन का युग आरंभ हो गया, छंदबद्ध गद्य का रूप तथा लय ग्रहण कर लिया, बहुत थोड़े से लोगों को छोड़कर, और किसी को उसके लिए आकर्षण नहीं रहा। अब किसमें है? यहाँ बैठे हैं वो कोई किसी का संगीत के अंदर, काव्य के अंदर, कला के अंदर प्रवेश हो, या आप इतना उससे भावित हो। चित्रकला ने अपरिमित ज्यामितिक आकारों की शैली के मोड़ का अनुसरण किया तथा भीषण आकारों और सुझावों का समर्थन किया। ये ही करोगे, मतलब अगर आपके डीपर इंट्यूशन नहीं है, गुरु नहीं अपनाया, तो आपको कर्म का नहीं पता। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, कुछ नहीं पता। तो आप कोई एक चीज़ पकड़ेंगे, उस सूत्र को पकड़ के सीधी रेखा में निकल जाएँगे। सीधी रेखा तो किसी गोले को 1 पॉइंट पे या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर सकती है। सारा जो आपका सर्कल है, वो तो छूट निकलता है उससे, और उसके कंटेंट्स हैं, वो छूट जाते हैं उससे। कोई भी नियम, कोई भी पद्धति, कोई भी प्रिंसिपल अवश्यंभावी रूप से आपको बस, या आप उससे निकल जाएँगे। गुरु जो है, वो एक सीधी रेखा नहीं है। गुरु तो व्यक्ति देखेगा, उसकी अवस्था देखेगा, वर्तमान अवस्था देखेगा। गुरु कोई अपनाना चाहता नहीं, और अपनाया तो वो फ़ोटो में ही बढ़िया लगता है, उसकी बातें तो कोई मानते नहीं। निम्न प्रकृति के ऊपर अंकुश कोई है नहीं। तो इसका जो रहा वही हमारा भी होने वाला है, और दूसरी चीज़ हमारे साथ कैसे हो सकती है? इनफैक्ट हो रही है। आदर्श गौण बन गया, और उसका स्थान प्रत्यक्ष वस्तु स्थिति, फैक्ट ने ले लिया। फैक्ट है ना ये सामने, प्रत्यक्ष वस्तु स्थिति वही, ये तो देखो ऐसे ही होता है। आप नया काम कैसे कर लोगे, जिनके इतने करोड़ पार्टी मेंबर्स हैं, उनकी ये स्थिति है। आप नया अभियान कैसे ले आओगे? क्योंकि वस्तु स्थिति, इंद्रियाँ इससे बड़ी प्रभावित होती हैं। तुम्हारे पास क्या है, शिक्षा कैसे कर लोगे? उसके पास तो पैसे हैं, उसके पास ये है, उसके पास वो है। अरे पर उसके पास माँ की कृपा नहीं है। तेरे पास वो चीज़ है जिसके सहारे ब्रह्मांडों को मूव किया जा सकता है, पर तेरे को खुद को ही सेंस नहीं है। हनुमान जी को ही ज्ञान नहीं था, बैठे-बैठे रो रहे थे एक कॉर्नर के अंदर। हम सब के भीतर वो चीज़ है, विस्मृति है, इसलिए हाथ डालते हैं किसी पद्धति को, ये वाला योग पद्धति कर लो, ये कर लो।
भीतर एक ऐसी चीज है जो इन सबसे परे है, सबसे विशाल है, महान है। और हमारे बार्गेन करने के देखो आप कितने छोटे-छोटे बार्गेनिंग करते हैं। इसने भद्दे यथार्थवाद और उपयोगितावाद को उत्साहित किया। यथार्थवाद, अरे यथार्थवादी बनो, आदर्शवादी छोड़ो। आदर्श से क्या होता है? पेट भरता है क्या आदर्श से? भैया पैसा कमाना पड़ता है। इसलिए चाहे कितना भी कर लो, अल्टीमेट आपका शब्द क्या है? नून, तेल, लकड़ी। ये कमाना पड़ेगा भैया, ये करो। और जो इसको करता है वो बेस्ट इकोनॉमिस्ट है। डूबती अर्थव्यवस्था को ये उबार के लेके आया, नोबेल प्राइज मिल गया। भद्दा यथार्थवाद, ये आपको क्रिमिनैलिटी तक लेके चला जाएगा ये भाव। और उपयोगितावाद, यूटिलिटेरियनिज्म, माँ कह रही है कि ये ऐसा रोग है, ये तो तब कह रही थी माँ, को उत्साहित किया। अगर आप बौद्धिक रूप से भी चलते हो, जो कि अभी तो तैयारी मेरे को नज़र नहीं आ रही, अगर वो भी चलते हो, तो उपयोगितावाद के ऊपर एंड अप करोगे आप। उसका परिणाम ये है। अब विज्ञान धार्मिक रूढ़िवाद के साथ संघर्ष में आया। ये पूरा इतिहास दे रहे हैं आपको। इतना सुंदर इतिहास है। पूरा पर्सपेक्टिव दे दिया आपको। संघर्ष में आया और धर्म और धार्मिक भावना को नष्ट करने में भी पश्चिम की बात है, पर ये हिंदुस्तान की बात नहीं है। उसे एक प्रकार से सफलता ही प्राप्त हुई, क्योंकि यहां तो ये हो नहीं रहा। यहां तो आप कितने भी किसी भी चीज में हो, कुंभ स्नान के अंदर इतने करोड़ लोग कैसे, मतलब धर्म का जो उसके ऊपर प्रभाव है, ये तो कुछ न कुछ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा यहाँ। और पहले जो आप ये सोचते थे कि ये मैं दकियानूसी लगूँगा मंदिर में जाऊँगा तो, अब ऐसी कोई बात नहीं है। पहले ये लगता था मॉडर्न होना मतलब आप मंदिर से विमुख होना, इससे विमुख होना है। ये अब बिल्कुल ये बात टूट चुकी है। अब ऐसी बात नहीं है। ग्लोबली नहीं है वैसे तो ये बात। उनको ये लगता है ये सैनिटी है, इस ओर किसी भी कोई ऐसा मूवमेंट, किसी मंदिर से, किसी गुरु से, किसी ऐसी बात से आप हो तो अरे भैया ये किया करो थोड़ा-थोड़ा। आप इसके संपर्क में रहा करो। तो उसको इसलिए आजकल ये वाली तो रेजिस्टेंस नहीं रही बिल्कुल भी। अब तो निरी पशुता है। अब तो उपयोगितावादी क्या, अब तो निरी घोर पशुता है। उपयोगितावादी बात भी कम है। अब तो निरी पशुता है। कुछ भी बात करो, कुछ भी करो। इनके उदाहरण हैं, वो भी खाली प्रोक्रिएशन से, इनके हँसी-मज़ाक भी देखिए आप, जो कॉमनली आजकल परोसे जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट के नाम पे भी आपकी घोर पशुता परोसी जा रही है। केवल हास्य भी कोई सौम्य नहीं है। हास्य के नाम के ऊपर भी वल्गैरिटी। उपयोगितावाद नहीं है। उपयोगी तो ये कह रहे हैं कि भी आपके फिजिकल वेल-बीइंग, वाइटल वेल-बीइंग, वहाँ तक है ठीक। पर ये तो अब घोर एकदम ही केवल ही इसमें आ गए। आप अगर आँख खोल के देखते हो, तो आप ये सैंपल्स उठा सकते हैं समाज से, कि इस समय तो केवल बातचीत यही है। आदर्शवाद ने तो आपके पहले जो इसमें राजनीति में देखने को मिलता था, अब वो तो बिल्कुल गायब। जो इनके डिबेट्स हैं, जो संवाद हैं, जो ये इनके भाषण हैं, वो व्यक्ति स्वयं अपने आप उसके साथ बैठोगे तो इतनी घटिया बात नहीं करेगा, वो अपने भाषणों में करता है या जो डिबेट्स के अंदर करता है। आप कह रहे ये किस स्तर के ऊपर आ गए हम? ये कोई उपयोगितावाद थोड़ी है, ये तो घोर पाशविकता के ऊपर आ गए। एकदम ये उपयोगितावाद नहीं है, हम तो इससे भी नीचे आ गए। नहीं, ये यथार्थवाद है, पर अगर बौद्धिक रूप से चलते हो, तो अवश्यंभावी रूप से इसका परिणाम होगा ये। अब विज्ञान धार्मिक रूढ़िवाद के ये हो गया, तो एक प्रकार से सफलता ही प्राप्त, परंतु दर्शन अतिशय कोरे अमूर्तवादों की वस्तु बन गया था। वहां ये हुआ, विचारों और शब्दों के संसार में कोरे अमूर्त सत्यों की खोज बन गया था। और उनकी ही जो संतानें, मैकॉले के ही बच्चे हैं अब तो पढ़े हुए। भारत की संस्कृति को जानता कौन है? उन्हीं के रंग रूप में अलग,
पसंद वही। स्पेशली अपने जो माँ श्री अरविंद के जो जुड़े हुए जो लोग हैं वहां, तो वो तो इतने ज्यादा अल्ट्रा मॉडर्न हो गए। नाम भी अगर लेंगे, कोई नाम इंडियन नाम है आपका, ऐसे लेंगे जैसे कोई ये वेस्टर्न नाम हो। अरे भई तेरा नाम तो साफ-साफ इंडियन नाम है। वो लेने से वो ऐसे घुमा के उसको बोलते हैं। अर्थात वस्तुओं की वास्तविक सत्यता की खोज जिसके द्वारा मानव सत्ता अपना विधान एवं आदर्श तथा अपनी पूर्णता का सिद्धांत सीख सकती है। कविता और कला अपनी कृत्रिम रूप से संभ्रांत वस्तुएं बन गईं कि जीवन के सौंदर्य और अलंकार के रूप में इनकी गिनती करना संभव नहीं रहा। उनका विषय शब्दों, रूपों एवं कल्पनाओं का सौंदर्य अधिक बन गया। ये कला की और इसकी बात नहीं है, वेद की इन्होंने जो करी उसके अंदर भी उनका वेद से कोई संबंध नहीं था। भई ये प्रमाण आप कैसे उठाओगे कि जब बौद्धिक तरीके से गुरु से कोई टच है नहीं, स्वेच्छाचारित तरीके से क्योंकि मैंने पढ़ ली साहब, किसके गाइडेंस में पढ़ी? मैंने खुद पढ़ ली। श्री अरविंद का ये पढ़ लिया, तो आपके गुरु कौन? नहीं, नहीं, मैं लंबे समय से चल रहा हूँ इसमें। जीवन ये अपनाया नहीं। वही पाशविक जीवन में जी रहे हो, वही प्रोक्रिएट करना, वही सारे काम करना, और इसमें आप सोम के ऊपर लेक्चर दे रहे हो। अरे यार, तेरे को तो सोम का पता ही नहीं। तू तो अभी देशी शराब में चल रहा है, सोम कहाँ? सोम तो जब उसके अंदर आप स्ट्रेनर लगाते हो, ऊपर से चीज़ आती है, उसको छानते हो, तब धीरे-धीरे सोम। तू सोम की बात के लिए तो एलिजिबल अधिकारी, तू अधिकारी नहीं है। तो जो परिवर्तन आता है समाज में, ऐसा परिवर्तन आता है, आपकी जितनी ये चर्चाएँ, परिचर्चाएँ सब टोटल अगर बॉयल डाउन करो बकवास है। ये वो व्यक्ति कह सकता है, जिसने फंडामेंटली इसमें प्रवेश किया हो। दूसरे को तो ये बात ही ऑफेंसिव लगती है, यार आपने तो सारे पे पानी फेर दिया। अरे पर इसकी बात तो तब हो ना जब 2-2 हाथ करो, आप श्री अरविंद का सेंटेंस लो और इसका विवेचन करो। श्री अरविंद क्या कह रहे हैं? वेद के संबंध में क्या कह रहे हैं? उन्होंने इतने का अनुवाद करके छोड़ दिया, बाकी के का एक एक सामने लेके आओ, चर्चा लाओ ना। तो ये अभ्यास करोगे तो जानोगे कि ये स्टेटमेंट्स का अर्थ क्या है, कि श्री अरविंद की नवीनता क्या है। उन्होंने ही एकमात्र ये चीज़ दी है। ये सेंस भी तब आ सकता है, अभी इसीलिए मतलब ऐसा पाता नहीं, कम है, जो इस चीज़ को एप्रिशिएट कर पाते हों कि श्री अरविंद ने नवीनता क्या दी। भई कंपेयर करोगे तो पता चलेगा। उसकी तैयारी की आवश्यकता है, लंबी तैयारी की आवश्यकता है। सुनने से इनसे इनसे नहीं हो सकता। पढ़ने से, सुनने से इनसे कुछ नहीं हो सकता। कुछ भी नहीं हो सकता इससे। उनका विषय शब्दों, रूपों, कल्पनाओं का सौंदर्य अधिक बन गया। सत्य और सौंदर्य को तथा वस्तुओं के में विश्व के इंद्रियगम रूपों के द्वारा छिपे हुए सजीव विचार एवं गुप्त दिव्यता को मूर्त रूप में देखना तथा उसे अर्थपूर्ण रूप में प्रस्तुत करना कठिन हो गया। कितनी सुंदर बात है ये तो, यूं तो एकदम बढ़िया वर्णन है ये। आपके अगर इंट्यूशन वेन हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जिस चीज के लिए दिव्यता को मूर्त रूप में प्रदान करना, देखना और उसे अर्थपूर्ण सिग्निफिकेंट रूप में प्रस्तुत करना। सिग्निफिकेंट मतलब आपके जीवन का हर एक्ट उस सिग्निफिकेंस से भर जाए। आप फूल जचा रहे हो, तो उसमें भी वही दिव्यता। आप साइंस, वेदांत बात कर रहा है, तो कोई विज्ञान से कोई परे की थोड़ी, विज्ञान तो बच्चा है उसका, बहुत बाद में समझा कि अरे क्या कह रहा है। श्री अरविंद ने लाइफ डिवाइन में कहा कि ये विज्ञान तो आएगा ही नहीं इसके ऊपर, जो वेदांत के सत्य हैं कि ये खाली एक एनर्जी है जो इस आधार पे काम कर रही है। स्वयं धर्म ने भी मतों और आडंबरपूर्ण उत्सवों, संप्रदायों, धर्म संघों का रूढ़ एसोसिएशंस या ऐसे ग्रुप्स बन गए धर्म संघ, रूढ़ रूप धारण कर लिया। कुछ थोड़े से व्यक्तियों को छोड़कर अधिकांश में इसका संबंध आध्यात्मिकता के सजीव स्रोतों से विच्छिन्न हो गया। भारत में ये आया पर इसने कर्व लिया। पूर्ण कभी भी यहाँ नहीं होती ये चीज़, क्योंकि वेद हमेशा ही रहते हैं, इसलिए ये चीज़ यहाँ हो नहीं सकती।
हाँ, आप सचेतन इसके कितना संपर्क में हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। गंगा तो बह रही है, आप अपना नल बंद कर लेते हो या पाइप काट लेते हो, उससे आपकी प्रॉब्लम है ये तो, गंगा की थोड़ी है ये। आप अगर दोबारा कनेक्शन बिठाओगे आपके, फिर गंगा प्रवाहित होनी शुरू हो जाएगी। ये तो हमने ज़बरदस्ती मूर्खता से काट रखे हैं ये। तो कैसी मूर्खता है? उनके पास विचारों के पास है नहीं। यहाँ बह रही है, हमने मूर्खता से काट रखे हैं अपने। सोचिए क्या हो रहा है? अतएव निषेधवाद का युग आवश्यक हो गया। ऐसे के अंदर निषेध कर देना, क्योंकि सजीव नहीं रही वहाँ चीज़ें। इसलिए 2 काल आए, रिफ़ॉर्मेशन और रिनेसांस। रिफ़ॉर्मेशन ज़्यादा कुछ नहीं करता। रिफ़ॉर्मेशन तो क्या है, जो भाग उस फल का सड़ गल गया, उसको थोड़ा बहुत इधर-उधर कर देगा, या फिर उसी रूम के अरेंजमेंट के जो जो फर्नीचर पड़ा है उसको इधर-उधर, तो उससे कोई ठीक है, आपको हो सकता है उसमें सुविधा थोड़ी बढ़ जाए, उसमें थोड़ा-सा एस्थेटिकली और अपीलिंग थोड़ा-सा लग जाए, पर चीज़ें तो वही हैं। जिस चीज़ से दुर्गंध आ रही है, उसको उठा के लेफ्ट की बजाय राइट कॉर्नर में रख दिया तो दुर्गंध ही है, फेंक दे इसको उठा के। तो इसलिए निषेधवाद का युग जो है, वो आवश्यक हो गया। इन सब चीज़ों को पीछे हटाना तथा अपने अंदर की ओर निज सनातन स्रोतों के अधिक निकट लौटाना पड़ा। ये चीज़ें साधना के दृष्टिकोण से आप बिल्कुल आपके लिए विविड होगी, जो इसको देख सकता हो। नहीं तो हिस्टोरिकली अब श्री अरबिंदो ये कह रहे हैं, हिस्ट्री के ऊपर दृष्टिपात करो कि भी क्यों ऐसे काल आए, पर आप डिटेल्स में भ्रमित हो जाएँगे। अगर इतिहास भी पढ़ेंगे, कुछ नहीं समझ सकते आप, कुछ भी नहीं समझ सकते। इनफैक्ट वो सारा पढ़ के और अब श्री अरबिंदो को पढ़ोगे, तब पहली बार कड़ी जुड़ेगी। तब समझोगे अच्छा ये हुआ। नहीं तो आप कितनी भी पुस्तकें पढ़ लीजिए नेपोलियन के ऊपर, कुछ नहीं समझ सकते। श्री अरबिंदो जैसी पहला सेंटेंस लेते हैं कि श्री अगर नेपोलियन को आप एक व्यक्ति के रूप में आलोचना करते हो उसकी, तो उचित नहीं है। फ़ोर्स की कोई आलोचना थोड़ी होती है। वो तो फ़ोर्स है। एक सेंटेंस जो है श्री अरविंद का, सारा इतिहास है उसके ऊपर, अब कौन से को कितना क्या है, अब वो थोड़ी बहुत मीनिंगफुल हो सकती हैं डिटेल्स, उससे पहले नहीं। तो आप सारा पढ़ लीजिए, कोई सेंस नहीं आता। इनफैक्ट और पढ़ो भी कैसे? ये सारी क्षमताएँ हम खो चुके। एक पेज पढ़ने का निकम्मापन आ गया हमारे अंदर, कुछ नहीं पढ़ते, कोई बात नहीं, चिंतन की शक्ति नहीं, अकल नहीं बिल्कुल भी, एक सेंटेंस तो नहीं समझ सकते। ये हमारी स्थिति। ऐसे में आशा करते हैं हमारी संस्कृति और कुछ कर लेगी विशेष। अरे यार, सोचने समझने की शक्ति तो लाओ पहले। अब जबकि निषेधवाद का दबाव समाप्त हो चुका है और अब फिर से सिर उठा रही हैं, और ये अब वो चीज़ें हम देखते हैं कि ये अपने सत्य की खोज करने में लगी हैं तथा अपने अंदर की ओर लौटकर और एक नई आत्मोपलब्धि के द्वारा पुनः जीवित हो रही हैं। इन्होंने विज्ञान के उदाहरण से ये सीख लिया है या सीख रही हैं कि सत्य ही जीवन एवं शक्ति का रहस्य है, तथा अपने निज सत्य को प्राप्त करके इन्हें मानव जीवन के सेवक बन जाना होगा। इन्हीं पॉकेट्स में ये श्री अरबिंदो ने देखा होगा, कहाँ है, क्या है, इसके इलस्ट्रेशंस इम्पोर्टेंट है। श्री अरबिंदो के सेंटेंसेस, एक सेंटेंस, एक बात, ये तो पूरा इतिहास कवर कर लेती है। पर यदि विज्ञान ने इस प्रकार हमें एक विशालतर एवं गंभीरतर संस्कृति के युग के लिए तैयार किया है, विज्ञान का ये काम रहा, और यदि अपने जड़वाद के रहते हुए भी, और यहाँ तक कि अंशतः इस जड़वाद के द्वारा उसने बर्बर मानसिकता वाले वास्तविक जड़वाद की पुनरावृत्ति को असंभव बना दिया है, तो साथ ही साथ इसने जीवन के प्रति अपने व्यवहार एवं अपने आविष्कारों के द्वारा थोड़े बहुत अप्रत्यक्ष रूप में एक दूसरे ही प्रकार की बर्बरता को प्रोत्साहन भी दिया है। इसने बार्बेरिक बना दिया, और वो बार्बेरिज्म पहले वाले बार्बेरिज्म से कमजोर नहीं है। जिस तरीके से आप पहले जीते थे, कबीलों के रूप में और के रूप में, वो अब उस जिसको आप बार्बेरिक कहें, वो तो अब नहीं रहा। आप खेती सीख गए, आप कपड़े बुनना सीख गए, आपके नीतियाँ आ गई, कूटनीति आ गई, राजनीति है, अर्थनीति है, समाजशास्त्र है, ये सारी की सारी चीज़ें आ गई, कला के नियम ये वो सब।
पर अब जो इसने बर्बरता उत्पन्न करी, उठा के ले आई, ये इतनी बर्बर है, जो पहले वाले में तो फिर भी कोई इतनी दिक्कत नहीं थी। पहले आप लड़ाई कर रहे थे, लकड़ियों से लड़ाई कर रहे थे। अब हाथ में आपकी ऑटोमेटेड गन्स दे दी गई हैं। इनफैक्ट उससे भी भयंकर है, क्योंकि इसे बर्बरता के अतिरिक्त और किसी नाम से नहीं पुकार सकते। वह है औद्योगिक, व्यापारिक तथा अर्थ प्रधान युग की बर्बरता। इस आपकी इंडस्ट्रियलिज्म ने आपको इस हद के ऊपर इनसेंसिटिव बना दिया है कि आपको कोई सेंसिटिवनेस रही नहीं। और ये बताने वाला भी कोई नहीं है कि श्री अरविंद क्या कह रहे हैं ये। इस सेंटेंस तक का सेंस नहीं, कि पहले तो आप उस बात को समझो, समझ के ये कहो कि औद्योगिक, व्यापारिक तथा अर्थ प्रधान युग की बर्बरता, जो इस समय अपनी परिणति एवं अंत की ओर डग भर रही है। अब ये तो श्री अरविंद 100 साल पहले कह रहे थे, अब ये डग भर रही है या नहीं भर रही है? ये ऐसा कुछ नज़र आता है क्या कि ये डग भर रही है? या पहले तो ये बर्बरता क्या है इसकी? कुछ सेंस आता है इसका विवेक? क्या कह रहे हैं ये? थोड़ा सा सोचना पड़ेगा भैया। यही बात है। ये जो औद्योगिक बात करते हैं, अभी तो ये जितना आप इसको ले रहे हो, ये तो सारा तो देविका जी बता सकती हैं, कि ये पढ़ाती हैं ये। हाँ, देविका जी, ये कुछ सेंस आता है इसका कि ये किस बार्बरिज़्म के ऊपर? और ये तो 100 साल पहले कह रहे हैं कि ये डग भर रही है इसकी ओर, परिणति और अंत की ओर। ये अब ये औद्योगिक और व्यापारिक अर्थ प्रधान युग ये नहीं रहेगा, तो कौन-सा प्रधान युग आएगा? फिर प्रधानता किसकी होगी? अभी अगर कह दो तो पागल बताएँगे आपको। अब तो आध्यात्मिक गुरु भी ये कह रहे हैं, यार ये सबसे बढ़िया लाइन है। यहाँ अर्थ खूब बढ़िया आ जाता है। जो वैभव आपको परेशान होके वहाँ नहीं आता, यहाँ आ जाओ। जो व्यक्ति खूब पढ़ता-लिखता वो ये बनता है, जो बिल्कुल नहीं पढ़ता-लिखता वो एक फिर बाद के अंदर एक पॉलिटिशियन बन सकता है। और भी कोई व्यक्ति वो यहाँ आ जाओ पॉलिटिशियन, उनको भी प्रणाम करते हैं। तो ये क्या बर्बरता है इसकी? औद्योगिक, व्यापारिक और अर्थ प्रधान युग की बर्बरता, बार्बरिज़्म। अ, उनके तो ये कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि ये बार्बरिज्म भी है। ये तो यही बात तो जस्टिफाई। है। एकदम क्रिमिनैलिटी तक लेके चला जाता है, कोई दया धर्म बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। आप में थोड़ा-सा व्यापारिक कॉर्पोरेट बुद्धि है, जो ये आ गया एकदम। कॉर्पोरेट। हाँ, बार्बरिक बना देता है आपको, बर्बर बना देता है, नृशंस बना देता है एकदम। एकदम इनसेंसिटिव बना देता है। अच्छी चीज़ के प्रति एकदम बंद कर देता है, अगर ये विचार भी आ जाए। अब ये तो प्रचलन में ही नहीं है। इस बारे में तो सोचना पड़ता है कि अच्छा ऐसी बात है। सब टोटल अर्थ केवल, आप चाहे लाइफ डिवाइन के सत्र की बात करो, पर उसके अंदर केंद्र यही है, कुल में जो इस समय अपनी परिणति एवं अंत की ओर डग भर रही है। तो अभी अब इस हैं। इकोनॉमिक बार्बरिज्म का अभी रिसेंट जस्ट अभी एग्जांपल आया रिसेंटली जो चल रहा है 90 आवर्स वीक के ऊपर, हाँ, जो बहुत जस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है। हाँ, हाँ। तो ये वही चीज नहीं, नहीं, की और। कंट्रोवर्सी तो क्या है, ऐसे मूर्ख हैं ये। इसमें तो खैर कंट्रोवर्सी नहीं है। हाँ जी। वो तो, अरे वो ज़रूरी था। इनको तो कुछ सेंस तो है नहीं। वो इसलिए ज़रूरी था नहीं, एम्प्लॉयमेंट करो कैसे आप? तो पहले तो बीच के अंदर ये बात आई थी कि वीक जो है वो 4 दिन का ही रखो। तो दूसरी बात ये आई, अरे मर जाएँगे ये, शनिवार और रविवार का आपने छुट्टी कर दी, उसके अंदर ही लोग शराब पी-पी के यहाँ क्रिमिनल सड़क के ऊपर घूमेंगे। इनको तो आप इतना नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें जो ये हैं, ये तो मूर्खता है। और जिस तरीके, क्योंकि आजकल और कोई मुद्दे तो गहन तो सोचने विचारने की तो रह ही नहीं सकती। ये आप खाली 40 कैरेक्टर्स में अपनी बात कह दो, इतने में कह दो, क्योंकि पढ़ ही नहीं सकता व्यक्ति।
हमारे खुद के आर्टिकल, हमारी मैगजीन जो छपती है, हमारे खुद के ही लोग यहाँ नहीं पढ़ते और दूसरों की बात छोड़ो। पढ़ता कौन है? पढ़ के विवेचन कौन करता है कि ये पढ़ा और उस सेंटेंस का ये विवेचन किया? ना, है नहीं। तो इसलिए ये संस्कृति तो सर्वनाश के लिए बदी है। ये इसका तो पक्का है। पर इसके पुरोधा कौन आएँगे? सामने ले जाने वाले। अगर इसी की क्लचेज़ में आप रहोगे तो आप तो कोई दूसरी बात कह नहीं सकते। आपको तो नतमस्तक करना पड़ेगा, कहोगे कैसे? जब मेरे खुद के मन में चोर होगा और ऐसा कोई विधान पारित हो रहा है, जिसमें मैं भी थोड़ा-सा शामिल होता हूँ, तो मैं कैसे उसके लिए स्लोगन लगा दूँगा, नारे कैसे लगा दूँगा? मैं भी कह दूँगा ठीक है। अब ठीक है, हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इतना भले ही कहोगे, नहीं होना चाहिए, ये बात कौन कहेगा? आपकी खुद की संपत्ति अतिक्रमण में आएगी। तो आप कह दोगे भई अगर ठीक है, देख लो अगर हो सके तो, ये बच जाए तो। इनकी सारे मुद्दे अगर आप देखोगे, ये मुद्दे ही नहीं है भई। इनफैक्ट आपके जो गहरे से गहरे मुद्दे भी हैं, उनकी परिणति तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं डिवाइन लाइफ के ऊपर जाना ही एकमात्र करने का काम है और बाकी तो मनुष्य जाति के जितनी ये इश्यूज़ हैं, ऊँचे आपके जो योग के, साधना के ये इश्यूज़ भी, अभी जो बात कर यही तो मैं कह रहा हूँ आपको। ये तो ख़ैर मुद्दे ही नहीं है, बकवास हैं। इसका विचार करो कि ये बात क्या है, औद्योगिक, व्यापारिक और अर्थ प्रधान युग की बर्बरता और फिर ये कह रहे हैं अपनी परिणति एवं अंत की ओर डग भर रही है। तो इसका प्रकाशन का वर्ष देखो कब कह रहे हैं श्री अरविंद ये बात? इस 100 साल से ऊपर हो चुके हैं इन बातों को। तब कह रहे हैं और वो कह रहे हैं परिणति और अंत। वर्तमान में तो कोई आके सामने कहे क्या ये अंत है या नहीं है? यह आर्थिक बर्बरता मुख्यतः उस प्राण में मनुष्य से संबंध रखती है जो भूल से अपनी प्राण सत्ता को ही आत्म सत्ता मान बैठता है और उसकी तृप्ति को ही जीवन का मुख्य लक्ष्य बना लेता है। इसके आधार पे आप योग कर सकते हो। आप राजयोग कर सकते हो, आप हठ योग कर सकते हो, सारे योग कर सकते हो और आपकी प्राणिक सत्ता को आप अपनी आत्म सत्ता मान सकते हो। आपको इसमें अनुभव भी हो जाएँगे। सब हो जाएगा इसमें। सब टोटल हो सकता है, इसमें भक्ति मूवमेंट भी हो सकता है। पर अगर वो अप्रोच है, वो अल्टीमेटली इसलिए गीता क्या कहती है सर्वधर्मान् परित्यज्य। पर ये मूवमेंट आए कैसे? प्राण तत्व का विशेष लक्षण है कामना एवं अधिकार करने की सहज प्रवृत्ति। वो अधिकार चाहे ये हो कि योग में सिद्धि मिलनी चाहिए। यार 50 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ। तो एक तो ऐसा व्यक्ति है जो चल ही नहीं रहा और एक दूसरा व्यक्ति है जो इंटेंसली चल रहा है। तो कौन से को आप जो इंटेंसली चल रहा है डेफिनिटली मार्ग तय करेगा, सिंसियर है, पीछे मुड़ के देखेगा, मैंने मार्ग तय किया या नहीं किया। तो इन दोनों को कैसे कहो, कौन-सा आइडियल एटीट्यूड है? ये प्राण तत्व यदि है, उसका विशेष लक्षण ये है। हम ऐसी डिटेल्स में प्रवेश कर रहे हैं, इसीलिए श्री अरविंद कह रहे हैं पिछले 2000 वर्षों से कोई भी हिंदुस्तानी वेद को नहीं समझा। पश्चिम ने तो जानबूझ के उसकी भ्रांतियाँ जो है, उसके विषय में मिसरिप्रेजेंटेशंस हैं, उनको पद्धतिबद्ध कर दिया, सिस्टम बना दिया उसका। उन्होंने तो गलत समझ को पद्धतिबद्ध कर दिया। यहाँ वालों ने सिम्पैथेटिक तो थे, होस्टाइल नहीं थे, पर समझा कोई नहीं। ठीक जिस प्रकार भौतिक बर्बर अपने शरीर के सौष्ठव मतलब भौतिक बर्बर क्या करता है? शरीर के ऊपर ही केंद्रित है। तो आप ये प्रश्न अपने आप से कीजिए कि शरीर पे केंद्रित है, नहीं है? जो शरीर की बात सोचता है, उस पे केंद्रित है, उसके अनुसार विचार उठाता है, अपनी सुख-सुविधाओं की सोचता है, वो भौतिक बर्बर है। वो तो निरा पशु है, जो इसी दृष्टिकोण से सोचता और काम करता है, वो भौतिक बर्बर है। बार्बेरिक क्या करता है? शरीर के सौष्ठव, भौतिक शक्ति, स्वास्थ्य, पराक्रम को अपना आदर्श एवं लक्ष्य बना लेता है। आप तो इसको सफलता का मानक बताते हो। इसको मिस्टर यूनिवर्स, मिस्टर ये, मिस्टर वो या मिसेज़ ये, मिसेज़ वो, ये हम पुरस्कार देते हैं इसकी।
इसका, इसको सफलता का मानक बताया जाता है, बर्बर नहीं। हम उस चेतना में ही नहीं है। श्री अरबिंदो जो बात कर रहे हैं, हम तो उसको सफलता का मानक बताते हैं भाई। अपने शरीर के सौष्ठव, भौतिक शक्ति, स्वास्थ्य, पराक्रम को अपना आदर्श एवं लक्ष्य बना लेता है। और एक और माँ फिजिकल एजुकेशन की बात कर रही है, तो क्या माँ भौतिक बार्बरिज्म की बात कर रही है? नहीं। फिजिकल एजुकेशन है एक चीज और भौतिक बर्बरता है दूसरी चीज। अब ये एक फाइन लाइन कैसे हो? इन चीजों में प्रज्ञा से प्रवेश कर सकते हो, नहीं कर सकते इसमें प्रवेश। में क्या है? इसको भौतिक बर्बरता, शरीर का सोचो, अच्छा आप मेरे हेल्थ, तो फिजिकल एजुकेशन में क्या हेल्थ नहीं चाहिए? ये सारी चीजें फिजिकल एजुकेशन में भी चाहिए। सुनता उसकी देखो, फोर ऑस्टेरिटीज, फोर लिबरेशंस कह आवाज रही है ये कट रही है। क्लियर नहीं आ रही आवाज। इतनी देर से। अभी अभी हुआ बस। ठीक है, तो आप ये देख पा रहे हैं, जो भौतिक बर्बर का जो वर्णन है और फिजिकल एजुकेशन कंफ्यूज कर सकते हैं हम तो इससे, अगर ये अब प्रश्न न करें क्योंकि तो। अब आ नहीं रही पंकज की आवाज, बीच में कट रही है। हेलो, अब आ रही है? हाँ जी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं कि अब ये दो चीजों के बीच में आप देख सकते हैं कि ये फिजिकल एजुकेशन एक चीज है और भौतिक बर्बर एक चीज है, बारबेरिक। ये दोनों में आप अंतर देख सकते हो देविका जी। ये दो आप समझ रहे हैं मैं क्या, आप अपने समय पे फिर आप इसको खोलिए, पर ये दोनों में अंतर हो गया बात का। हाँ जी। दो चीज समझ रहे हो ना आप? हाँ जी, क्लियर है मेरे को ये डिफरेंस। तो इसलिए इस दृष्टिकोण से न पढ़ो तो सारी चीज चूक जाओ। माँ जो कह रही है बड़ी सूक्ष्म चीज कह रही है, श्री अरबिंदो कह रहे हैं वो तो बहुत सूक्ष्म चीज कह रहे हैं। साधना नहीं अपनाओ तो कुछ नहीं जान सकते। उस अपने फ्रेमवर्क को तोड़ो। और ये जितनी भी बातें करी जा रही हैं, ये हैं, अगर ये हैं, ये ही जानने लायक चीजें हैं। इसी प्रकार प्राण प्रधान अथवा आर्थिक बर्बर लालसाओं, कामनाओं की पूर्ति तथा संपदाओं के संग्रह को अपना आदर्श एवं लक्ष्य बनाता है। उसके लिए सुसंस्कृत, श्रेष्ठ, विचारशील, नैतिक अथवा धार्मिक व्यक्ति आदर्श व्यक्ति नहीं है, बल्कि सफल व्यक्ति ही आदर्श व्यक्ति है। इसमें कोई सामान्य व्यक्ति की बात नहीं। यार, इसके 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ फॉलोवर्स हैं इस गुरु के, या इतना बढ़िया आश्रम बना रखा है, इतने भक्त हैं। सफलता के मानक आप ही तो करोगे। श्री अरविंद के विषय में पता नहीं लोगों ने क्या क्या लिखने का प्रयास किया, तो श्री अरविंदो की ये 35वें 36वें वॉल्यूम के अंदर ये जो श्री अरविंदो अपनी बायोग्राफिकल नोट्स हैं, इनके अंदर एक के कह रहे हैं भाई मैं फेडअप हो चुका, मैं खुद ही लिखता हूं मेरी बायोग्राफी, लो बायोग्राफिकल नोट। और उसमें श्री अरविंदो कह रहे हैं कि तुम ऐसे व्यक्ति की बायोग्राफी नहीं लिख सकते जिसका जीवन आंतरिक हो। आपके भीतर कितनी कितनी चीजें हैं वो बाहर प्रकाश में कैसे आ सकती हैं, जितना ही गंभीर होगा। और ये सफल व्यक्ति किसको कहते हैं? सफल मतलब, सफल किसको बोलते हो देविका जी? सफलता का क्या मानक है कि ये सफल व्यक्ति है? सोसाइटी के अंदर तो सफल वही है जिसके पास ज्यादा मनी है, पावरफुल है। नहीं, सोसाइटी नहीं, और दूसरी जगह भी अगर आपको सफल, तो वो सफल कौन सा है? जो मैं करूँ या जो कॉमन प्रचलन है? कॉमन प्रचलन सफल किसको कहता है? कॉमन तो पंकज भाई वही है जो जिसके पास में ज्यादा पैसा है, जिसके पास में ज्यादा पावर है, जिसके पास फाइनेंशियल स्ट्रांग है वो।
वो सफल है, जिसके पास अच्छी जॉब है। जिसको जाके फिल्म स्टार भी प्रणाम कर रहा है, उस गुरु के पास ऐसी सिद्धियां हैं। हाँ उसको वो जी। फाइनेंशियली वो बहुत हो या एफ्लुएंट हो नहीं हो, सिद्धि है उसके पास। हाँ जी। स्पिरिट, इसमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो फिर वो ही आगे। स्पिरिचुअल का क्या लेना देना है इससे? स्पिरिचुअल का सेंस तो है क्या कि वो सफल कौन सा होता है? यही प्रॉब्लम है। आपके सफलता के मानक मतलब उसको कुछ मिला है भाई, इसको कुछ है इसके पास। भौतिक नहीं है तो इसके पास ओकल्ट है। इसकी पॉकेट में कुछ है, इसकी पॉकेट भरी है। वो पॉकेट सोने के टुकड़ों से भरी है। वो पॉकेट संगीतज्ञ है, लोग सुनते हैं इसकी, बड़ा सफल आदमी है। या इसके पास सिद्धियां, सिंसियर व्यक्ति है, आपके बगल में बैठा हो, आपको बिल्कुल सेंस नहीं हो सकता, क्योंकि वो सफलता के मानक उसकी पॉकेट में है ही नहीं, न दिखाता वो। इनफैक्ट उन सारों से तो वो पिंड छुटाता है। उसको अगर पता चल गया कि यार ये इसके आपके पीछे आ जाएंगे, वो कह देंगे "हाँ, पिंड छुटाओ, इससे हटाओ"। तो इसलिए जगत के अंदर आप ऐसे लोगों के संपर्क में ही नहीं आते। जगत में आप जो वाणी सुनते हो, वो आपके कान कितने खुले हैं इस पे निर्भर करता है। तो आपको संगीत नहीं सुनाई देगा। कितने फील्ड्स हैं आपके चारों तरफ तो हैं। मैकेनिक जिस तरीके से गाड़ी को देखता है, दूसरे व्यक्ति को सेंस ही नहीं आता। वो कहता है यार गाड़ी बात कर रही है ना। कुछ लोगों में टैक्ट होता है खेती के प्रति, कुछ पेड़ पौधों के प्रति, कुछ में व्यापार की स्थितियों को भांप जाते हैं। वो कहते हैं यहां इन्वेस्ट कर, जहां हाथ डालता है सोना उगलता है। तो ये सारी भाषाएं हैं ये। आप कितना अवेक हो उसके ऊपर है। अभी अवेकंड हम हैं या नहीं है, ये भी एक प्रश्न होना। पहली बार ये कि यार हम सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं। हम तो निरे अज्ञानी हैं एकदम, कुछ भी समझ नहीं आता। कान किसी चीज के प्रति खुले नहीं है। जो कचरा न्यूज़पेपर दे देता है, मीडिया दे देती है, या जो हमारे अपने मंसूबे हैं, जो भी ऊपर अभी पढ़ के ही आए थे, वो लेके हम सोचते हैं हम ये हैं, वो हैं। ये है हमारी बहुत दयनीय स्थिति है। न हमको ये सेंस कि योग का मतलब इसमें देखो, ये क्रिया योग है, ये वाला है, तो इससे क्या होता है? आनंद आता है, नीरवता आ जाती है। मतलब रिजल्ट ओरिएंटेड है साहब। साइकिक की ये बातें ही नहीं है, इतनी घटिया बात नहीं करता साइकिक। वो कहता है बात क्या कर रहा है? वो ऐसे व्यक्ति से दूरी बना लेगा। तेरे को क्या मिला इससे? माँ श्री अरविंद के पास आके तेरे को क्या मिला? वो अंदर बार तो उससे कहेगा या नहीं कहेगा। वो भीतर हंस भी सकता है, डिपेंड करता है, या इतना ज्यादा ऑफेंडेड महसूस कर सकता है। वो कहता दूरी बनाओ इस व्यक्ति से, घटिया आदमी है। मिला, आनंद आता है इनको देने के अंदर। मेरे मैं और कुछ कर नहीं सकता दूसरी चीज। मेरी तो अंदर से पुकार ही है। तेरे को 25 साल हो गए, तेरे को ये शांति नहीं प्राप्त हुई? तेरे को ये इतना, आपको तो ये तो मिलना ही चाहिए था। तो चाहे साधना की बात है, आप सोच के तो देखो कि किस व्यक्ति इसमें सफल। आप वो ही टर्म काम में लेंगे देर सवेर। यहाँ गड़बड़ी है, यहाँ सब गड़बड़ी है टोटल। ठीक है, ये आप समझ रहे हैं इस बात को देविका जी? हाँ जी, इससे बिल्कुल। नहीं चूक सकते। इससे तो अगर कॉन्सिक्रेशन का आपके अंदर एकमात्र पुकार नहीं आई, तो जड़ कौन काटेगा? आप तो खुद उसमें हो। हाँ इससे आगे जी। तो नहीं चलेंगे। दीपक जी कोई बात है क्या इसमें? नहीं, बात नहीं है बहुत। जिस जो आज सफलता के मानक बने हुए हैं, तो बर्बरता की बात बोल दी गई। बात तो सही है, समझ में आ रही है। बर्बरता मतलब आ, हमें असभ्यता जो बोली जाती है, पीड़ा प्रदान करता है। पूरा तो वर्ल्ड पीड़ा में है। जो भी सफलता के मानक बने हुए, हमें तो कोई मजा नहीं दे रहा है, पीड़ा में ही डाल रहा है। समझ में आ रही है। इसलिए श्री अरविंद का जो आदर्श है, सारा मंथन श्री अरविंद ने किया है। कोई भी मनुष्य जाति प्रश्न कर सकती है, वो सारे इन्होंने रेज किए हैं। पर हमारी क्षमता ही खत्म हो गई, बौद्धिक क्षमता खत्म हो गई। ये मैं आपको जागृत कर आपके साथ गुडविल के कारण मैं ये कह रहा हूं। आप इसको ये नहीं कि मैं
ये खत्म ही हो गई। इसीलिए मैं कहता हूं अगर आप सेंटेंस लेके बोला करो, मैं धीरे चलने तैयार हूं, आप कह दो हम बोलेंगे इस सेंटेंस को, इसका विवेचन करो, लिखो, टैली करवा लो, इसको करेक्ट करवा लो, भेज दो। ये करोगे तब धीरे धीरे शुरू होगा, नहीं तो किस आधार पे शुरू कर लोगे आप? पुस्तकें पढ़ के? पुस्तक पढ़ के तो ये तो नहीं हो सकता। भाई विवेकानंद जी देखो इसके अंदर क्या कह रहे हैं। भाई तुरंत में तो आप क्या कह रहे हो, गुरु तो अपनाया नहीं। अपनाया मतलब कि और कोई दूसरे काम नहीं। विवेकानंद जी इसमें क्या कह रहे हैं? ये रहा गुरु की आवश्यकता। हमारा स्वयं ही अपने भाग्य का गठन करना इस बात का निषेध नहीं करता कि एक्चुअल में आप अपना गठन कर रहे हो, ठीक बात है। पर ये इस बात का निषेध नहीं करता कि हम किसी बाहरी सहायता को प्राप्त न करें, बल्कि अधिकतर व्यक्तियों के लिए तो इस प्रकार की सहायता नितांत आवश्यक होती है, बाहर से सहायता। जब ऐसी सहायता प्राप्त होती है तो आत्मा की उच्चतर शक्तियां और संभावनाएं त्वरित हो जाती हैं, आध्यात्मिक जीवन जागृत हो जाता है, उसकी उन्नति वेगवती हो जाती है और अंत में साधक पवित्र और सिद्ध हो जाता है। यह गतिवर्धक प्रेरक शक्ति पुस्तकों से प्राप्त नहीं की जा सकती। इस शक्ति की प्राप्ति तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से ही कर सकती है, अन्य किसी से नहीं। भले हम सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें और एक बड़े बौद्धिक हो जाएं, पर अंत में हम देखेंगे कि हम आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल भी विकसित नहीं हुए हैं। इनफैक्ट बौद्धिक रूप से भी नहीं होते। मैं तो देखता हूं ना, भाई इन्हीं चीजों के अंदर विचारों में हम रहते हैं, चर्चा परिचर्चा ये वो। जो बुद्धि यहां तक नहीं लेके आती कि जीवन का निष्कर्ष क्या है, तो बुद्धि कहां हुई फिर? बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो भाई साहब इसका एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट क्या है आपका? प्रोडक्ट तो नहीं बनाते भाई साहब हम, एक कोई गंदी सी चीज बनाते हैं, तो यार फिर बाद में फैक्ट्री लगाई क्यों रहा है तू? नहीं वो तो हम नहीं करते, तो यही तो कर रहे हैं फिर हम। ये बात सत्य नहीं है कि एक उच्च उच्च स्तर के बौद्धिक विकास के साथ ही साथ उसी अनुपात में मनुष्य आध्यात्मिक पक्ष की भी उतनी ही उन्नति होगी, नहीं होगी। पुस्तकों का अध्ययन करते समय हमें कभी-कभी यह भ्रम हो जाता है कि इससे हमें आध्यात्मिक सहायता मिल रही है, पर यदि हम ऐसे अध्ययन से अपने में होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करें, तो देखेंगे कि अधिक से अधिक केवल हमारी बुद्धि है, जिसे ऐसे अध्ययनों से कुछ लाभ होता है, हमारी अंतरात्मा को नहीं। पुस्तकों का तो इसका प्रमाण तो अनिल जी दे देंगे आपको, कितने लंबे समय से करते आ रहे हैं, और हम कह रहे हैं 2 दिन आ जाओ यहाँ। पुस्तकों का आध्यात्मिक विकास के लिए अपर्याप्त होना ही वह कारण है जिससे कि यद्यपि लगभग हम में से सब आध्यात्मिक विषयों पर बड़ी पांडित्यपूर्ण या अत्यंत अद्भुत बातें तो कर सकते हैं, परंतु जब उन बातों का कार्य रूप में परिणत करने का और यथार्थ आध्यात्मिक जीवन जीने का अवसर आता है, तो हम अपने को सर्वथा अयोग्य पाते हैं। इसलिए कुछ नाम जो देविका जी मेरे को बताती है, मैं कहता हूँ भाई मैं तो नहीं, फोन पे तो मैं कहता हूँ इनको कि ये नाम तो काम के नहीं है। बातें बड़ी-बड़ी पांडित्यपूर्ण कर रहे हैं कि अरे ये तो लाइफ डिवाइन की चर्चा करते हैं, तो ये इसकी इन तिलों में तेल नहीं है। यथार्थ जीवन का तो हम अपने को सर्वथा अयोग्य, आत्मा को उद्दीप्त या वेगवती बनाने के लिए किसी दूसरी आत्मा से ही प्रेरक शक्ति का संचार होना चाहिए। जिस व्यक्ति की आत्मा से ऐसी प्रेरक शक्ति का संचार होता है, वह गुरु कहलाता है, और जिस व्यक्ति की आत्मा में इस शक्ति का संचार होता है, उसे शिष्य कहते हैं। स्पष्ट है ये बात? हाँ अच्छा मैंने जी। ये सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं करी, ये गलती रह गई मेरी। ये मैं स्क्रीन आपको मैं ये भेज दूंगा, ये मैं ग्रुप में भेज दूंगा। एकदम स्पष्ट है, अगर पांव आपके नहीं उठते तो आप भ्रम में ही जियोगे। चर्चाएं तो सभी करते हैं आजकल। इनफैक्ट आपको कंपटीशन एग्जाम के अंदर जाने के लिए भी कितनी चीजों की जरूरत है, उन जानकारियों की, क्या हो गया उससे? कुछ नहीं हुआ। इस योग में ये होता है, इसमें ये होता है, अरे बकवास बातें हैं ये सब, सब टोटल बकवास है। पुस्तकें पुस्तकों के आधार पर फिर बाद में चर्चा और करते हैं उसके। क्यों अनिल जी, अब पहली बार सब ये ठीक है, ये बात समझ में आई? मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन आपके सामने। हाँ पंकज जी ठीक बात है।
ये अभी आपने जो बताया विवेकानंद जी का, वो बिल्कुल सटीक है वो चीज। ये भेज दूंगा मैं। हाँ यह हाँ, गतिवर्धक प्रेरक शक्ति पुस्तकों से प्राप्त नहीं की जा सकती। इस बिल्कुल। शक्ति की प्राप्ति तो एक आत्मा दूसरी आत्मा से कर सकती है। आप में से एक जना ठीक है, माँ का पढ़ रहा है, वो बात ठीक है, पर कदम नहीं उठाओ। अरे भाई, किसी स्थान का आप खूब वर्णन, सारी प्लानिंग करो, जाना आप में से कोई चाहता नहीं, तो क्यों कर रहे हो जी? हम तो करने के लिए कर रहे हैं, जाने के लिए नहीं कर रहे। हाँ तो ठीक है, पर मेरे को जाना है तो तू वहां चला जा, उस काउंटर पे चला जा, यहाँ नहीं। भले हम सारा जीवन पुस्तकों का अध्ययन करते रहें, बड़े बौद्धिक हो जाएं, बौद्धिक भी नहीं है ये तो, मैंने तो नहीं पाया अभी। पर अंत में हम देखेंगे कि हम आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल भी विकसित नहीं हुए हैं। ये बात सत्य नहीं है। तो ये मैं आपको भेज दूंगा। तो जो केवल पुस्तकों के आधार पे ये कह रहे हैं हाँ हमारी खूब ये हो रही है वो हो रही है, अनन्य रूप से जो कह रहा है केवल माँ बस, तो नहीं तो हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, कुछ नहीं। उसने आपको तो यहां तक तो लाए नहीं, कदम तो उठाया नहीं। रामकृष्ण जी बड़ा सुंदर उदाहरण देते थे। कितने भी आप पंचांग उठाओ, तो ये जो जो आपके आते हैं जन्म, ये पत्रियां आती हैं, पंचांग आते हैं, बारिश 1000 साल की बता देंगे, निचोड़ लो तो एक बूंद निकलेगी नहीं। प्यास तो बूंद से ही बुझेगी, इससे इससे तो बुझेगी नहीं। बाढ़ भी बता देगा तो भी इससे कोई प्यास तो बुझेगी नहीं। प्यास तो अंतरात्मा की अंतरात्मा से ही बुझेगी। इसलिए पढ़ के वहम हो जाता है कि आपको उन स्टेट्स का सेंस है, जबकि मैं कह रहा हूं दूर दूर तक सेंस नहीं है। ये सुनने का भी साहस करो और इसमें जाने का साहस करो। नहीं तो आप कह रहे हो मेरे को तो रेवलेशन भी हो रहा है, मेरे को तो इंट्यूशन भी हो रहा है, हो ही रहा है, फिर तो पागल हैं जो ये जा रहे हैं इतनी, जो साधना कर रहे हैं और कर रहे हैं, दिमाग खराब है उनका। मैं मेरे चौकटे को, मेरे वो सेटअप है उससे, मेरे हीटिंग, सेंट्रल हीटिंग, कूलिंग, ये वो, ये तो छोड़ नहीं पा रहा। ये जी स्पष्ट थोड़ा है, मैं, भ्रमित करना। हाँ जी। हाँ, थोड़ा सा दूसरी ओर मैं मुड़ना चाह रहा हूँ। विज्ञान के आगमन से संगीत कला काव्य पतन के कगार पे आ गई। यहाँ पर एक लाइन को, थोड़ा सा लाइन नहीं वर्ड्स है, चित्रकला ने अपरिमित ज्यामितिक आकारों की शैली के मोड़ को ग्रहण कर लिया। ज्यामितिक आकार की शैली के मोड़ का मतलब क्या बोल रहे हैं? ज्योमेट्रिक, ज्योमेट्रिक शेप्स। मतलब पहले की आप अगर देखोगे पेंटिंग, बुद्ध की पेंटिंग अपन देखते हैं, और अब जो इनकी पेंटिंग पश्चिम की है, वो तो विवेचन अपन ने किया था, ज्योमेट्रिक शेप्स हैं। जी पर मैं उसमें आप अगर ध्यान दोगे, जैसे ही ये ज्योमेट्रिक शेप्स आई, मैंने कहा चित्रकला की तो बात छोड़ो, मन ऐसे ही काम करेगा। वो कहता है कि सीधे बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन की रचना कर लो। गुरु जीवंत कॉन्स्टिट्यूशन है, ये मृत कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे व्यक्ति खड़े होके कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन और श्री अरविंद, क्योंकि उनकी खुद की महत्वाकांक्षाएं हैं जो वो पूर्ति कर रहे हैं। जबकि श्री अरविंद ने तो कहा कि हमारे ऊपर ये लादी गई है, और इसको भोग के, इसको सहन करके, मतलब हम जिस दिन इससे नाक नाक आ जाएंगे, उस दिन भारत समझेगा कि ये हमारे लिए सड़ी गली चीज है, फेंक दो इसको। पर हमारे ही लोग इसको एंडोर्स, मतलब कैसी घटिया बातें हैं, इससे पता चलता है। कॉन्स्टिट्यूशन और श्री अरविंदो, उनकी लाइट में कॉन्स्टिट्यूशन, श्री अरविंद ने तो उसको कभी एंडोर्स किया ही नहीं। उनका एक, ये हमारे ऊपर परतंत्रता की निशानी है। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जीवंत। कैसे लोग कह पाते हैं और वो फिर कह रहे हैं हम श्री अरविंद से जुड़े हैं। आश्चर्य होता है, कहता तो नहीं मैं, पर आश्चर्य तो खूब होता है। और आश्चर्य से ज्यादा फिर बाद में ये दिख जाता है, ये बिल्कुल फॉल्सहुड में है, ये मिथ्यात्व में है, कोरा, जो ऐसी बातें करते हैं वो। ये कुछ गंभीर चीजें हैं। इसके लिए तो अभी तो बीज रूप में ही शुरुआत, ये पहली बार कोई ऐसी होती भी है बातें, ये पता चल रहा है। ऐसी चर्चा ही कहीं नहीं है। ठीक है दीपक जी, जी जी यहां विराम देते हैं। कल फिर इसी समय जो है 5 से 6 करेंगे दमदर, और 6 से 7 अपना कर लेंगे ये, जिससे कि वो बेस्ट टाइम है। उसमें और उस समय के अंदर कोई तुलना नहीं है। ठीक है, यहां विराम देते हैं, कल मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री माँ।